हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ बातचीत करें विद शिवांगी दलाल में। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट है जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। वो हमारे शहर के जाने माने एडवोकेट है, एडवोकेट दीपक राज प्रेमी जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिवांगी। आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इन योर पॉडकास्ट। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सर। तो अब आइए बातचीत शुरू करते हैं। चलिए करते हैं। मैं आपके जीवन के एकदम पहले पलों में जाना चाहती हूँ। तो आपके बचपन की लाइफ कैसी रही, अगर आप उस बारे में कुछ बता सके हमें, तो वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, मेरा बचपन ठीक ऐसे ही जैसे बचपन होता है। सब बचपन सबसे कीमती चीज़ है। और मैं जिस घर में पैदा हुआ वो घर एक अच्छा बढ़िया घर था। मेरे दादाजी एक वैद्य थे, अत्तार थे। अत्तार उसको कहते हैं, शायद आप नहीं समझ पाओगे। अच्छा। जो जो जड़ी बूटी वाली जो मेडिसिन होती हैं वो रखते हैं। अच्छा। बेचते हैं दादाजी। अच्छा। अच्छा। फिर मेरे फादर थे, वो डॉक्टर थे। और हमारा बहुत भरा पूरा परिवार था। अपने घर के मकान थे, घर के दुकान थे, घर के क्लिनिक था। अच्छा। अपना ओन। तो इसलिए मैं एक अच्छे ठीक ठाक परिवार में पैदा हुआ जिसमें बहुत सारे बच्चे थे। हमारे ताऊ चाचा के हम 18 बच्चे एक साथ रहा करते थे। खूब उधम मचाते थे। तो इस तरीके से मेरे बचपन की शुरुआत हुई। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं कस्बा चरथावल है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में। तो मुजफ्फरनगर के हो आप प्रॉपर? हाँ, तो प्रॉपर उसमें एक चरथावल बहुत पुरानी टाउनशिप है। जो कम से कम भी 500-600 साल पुरानी टाउनशिप थी। उसी में हम रहते थे। अभी भी हमारा परिवार वहाँ पे है, एक ब्रदर वहीं पे है। और फिर मेरी 8th तक की एजुकेशन गांधी इंटर कॉलेज चरथावल में हुई। उसके बाद में मैं क्लास 9th में हॉस्टल में चला गया, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो जामिया मिलिया से आपने 9 to 12 किया होगा? नहीं, 9th से 11th किया। 3 years का हायर सेकेंडरी कोर्स होता था दिल्ली में तब। अच्छा। जामिया मिलिया से मैंने हायर सेकेंडरी किया। और उसके बाद में मैं फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चला गया, जहाँ पर मेरा PMC प्री मेडिकल कोर्स होता है। प्री मेडिकल कोर्स, ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ अब नहीं होता है। हाँ, अब नहीं होता है। हाँ। तो वो 1 साल का कोर्स होता है। तो ये इक्विवेलेंट टू 12th हो जाता है। अच्छा। हायर सेकेंडरी के बाद 1 year कोर्स हुआ। हाँ, इक्विवेलेंट टू 12th हो गया। और उसके बाद में BSc ऑनर्स किया, LLB किया, LLM किया। तो इस तरीके से मैं अलीगढ़ में भी लगभग 11-12 साल तक एजुकेशन ली। जी। तो ये जो प्रेमी शब्द है आपके नाम के आगे, इसकी क्या कहानी है? ये कैसे लगाया? प्रेम में बहुत रहे आप जीवन में, इसलिए। खैर, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि एक्चुअली मेरे जो फादर थे, अच्छा, वो बहुत ही जीनियस, बहुत ही स्कॉलर, उर्दू पोएट, ड्रामा राइटर, म्यूजिक कंपोजर। तो बहुत ही मतलब वर्सेटाइल पर्सनालिटी थी। तो वो अपनी जो शायरी में अपना नाम यूज करते थे, जिसको तखल्लुस में कहते हैं। हाँ, तो दैट इज तखल्लुस मेरे पिताजी का था, प्रेमी। अच्छा। डॉक्टर रामनाथ प्रेमी। ओके। तो मैं अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। तो उसी से मेरे नाम के साथ ये प्रेमी शब्द जुड़ गया। ओके। तो इस तरह ये प्रेमी की कहानी है। फिर लिटरेरी में भी था, मुझे भी अपना शौक था राइटिंग का। हालांकि उनके उस तखल्लुस को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन इतना पता नहीं होगा आपको। हाँ, उस समय तक नहीं पता था, क्योंकि क्लास 9th में बाहर गए। मेरे ऑफिशियल नेम में वो प्रेमी जुड़ गया, तो वो जो आज तक चला आ रहा है। जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपने रुद्रपुर के बारे में मुझे एक कहानी सुनाई थी, स्टोन लेइंग सेरेमनी वहाँ पर। अरे हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली जब मैं इसमें नौकरी में आया अभियोजन, तो आप एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरा सिलेक्शन हो गया था। हमारा जो बैच था, 82 का जो बैच था, वो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमारा चयन हुआ था। 1982 में 82 का बैच था ये। अच्छा। लेकिन मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो जनवरी 95 में हुई थी, 85 में। तो वो पहला बैच था जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्ट हुआ था।
तो उसी के दौरान मेरा एक पोस्टिंग रुद्रपुर में भी हुआ। अच्छा। तो मैं क्योंकि बुलंदशहर से ही हमारा थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट था, तो मैं एक्चुअली 26 जनवरी की जो परेड होती है, पुलिस का बड़ा फंक्शन होता है, उसको उसकी कंपेयरिंग के लिए, उसकी एंकरिंग के लिए हमेशा मुझको बुलाया गया जी। तो मैं हमेशा उसको अटेंड करते 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 इतना पॉपुलर हो गया था हाँ। कि मैं जहाँ भी पोस्टिंग पे गया जी। उनके सारे प्रोग्राम्स को जिले के कंडक्ट करने का काम मेरे सुपुर्द किया जाता था। अच्छा, मतलब आप एंकरिंग करते थे? हाँ, एंकरिंग मैं करता था और वो लोग बहुत पसंद करते थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे, रुद्रपुर उत्तराखंड का एक उधम सिंह नगर के नाम से नया ज़िला बना था। ओके। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स थे नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनने की वजह से वहाँ की कलेक्ट्रेट का उद्घाटन, जी। वहाँ पे पुलिस लाइन का, पुलिस ऑफिस का पूरा इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का इस्टेब्लिशमेंट वहीं पे होना था। तो उनके जो स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स थे, हाँ जी, तो उनको मैंने कंडक्ट किया। वहाँ पर मैंने सुना है बहुत बड़े बड़े लोग भी आए थे, उनमें से हाँ, तो वो तो अलग अलग, जैसा कलेक्ट्रेट का स्टोन लेइंग थी जी। तो उसमें मतलब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड में, मिस्टर राम प्रकाश गुप्ता जी। जी। तो उन्होंने उसका वो किया था। तो मैंने उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया जिसमें तत्कालीन कई मंत्री, कोश्यारी जी, कंडारी जी, मातबर सिंह कंडारी, यशपाल जी वगैरह सब शामिल हुए। इसी तरीके से पुलिस का, तो पुलिस में भी ये चीफ मिनिस्टर भी थे और उसके अलावा जो वहाँ के डीजी थे तो वो सब शामिल थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है मेरी लाइफ का, जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, वो था जो वहाँ के न्यायिक भवन का स्टोन लेइंग सेरेमनी हुई। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन मिस डॉक्टर A.S. आनंद साहब, तत्कालीन गवर्नर मिस्टर सुरजीत सिंह बरनाला और तत्कालीन वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड के हाई कोर्ट के मिस्टर A.A. देसाई, वो सब शामिल थे। तो उस प्रोग्राम को कंडक्ट करना मेरे लाइफ का एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लगता है, मतलब आई एम प्राउड ऑफ दैट। और उसके बाद में मज़ेदार बात ये थी कि उनका जो रात को डिनर था पंतनगर यूनिवर्सिटी में, उसमें विद फैमिली वेरी फ्यू पीपल वर देयर। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वहाँ पे थे ही विद फैमिली, चीफ जस्टिस उत्तराखंड मिस्टर देसाई साहब विद फैमिली थे, और जो है आपके वाइस चांसलर पंतनगर यूनिवर्सिटी विद फैमिली थे, और मैं विद फैमिली था। रेस्ट ऑफ द DM, SSP all were the single invitees there. Okay, so you feel proud that your Yes, family yes, also yes, took part in that. Yes. That was very nice. It's a very nice incident that you shared. हाँ, वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था कि इतने बड़े लोगों के साथ इतना ऑनर मिलना, तो एक बड़ी चीज़ थी, तो मुझे अच्छा लगता है। और कोई अचीवमेंट? आपकी अचीवमेंट तो मुझे पता है, आप हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाते हैं तो उसके बारे में इस सर ने रिटायरमेंट के बाद, अच्छा आपका रिटायरमेंट की जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने रिटायरमेंट ली और फिर रिटायरमेंट के बाद आप एडवोकेट लाइन में, मतलब हाँ, मैंने जो है लगभग 32 साल की सर्विस की। उसके बाद में सुपर एनुएशन में जैसे रिटायर होते हैं 60 इयर्स की एज में, वो 60 इयर्स होने पे मैं रिटायर हुआ पुलिस एकेडमी मुरादाबाद से जी। और उसके बाद में मैंने तुरंत आफ्टर रिटायरमेंट अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि मैं हमेशा ही स्टेट की साइड से यानी गवर्नमेंट साइड से अपियर होता था, अब यहाँ पे मेरे पास दोनों मौके हुए। कई दफ़ा जो है जो विक्टिम है उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन का काम करता था मैं उसके लिए अपियर होता हूँ, और डिफेंस के लिए होता हूँ। तो अब ये जो डिफेंस का जो काम है ये मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन इसके लिए जो भी प्रैक्टिस की गई, जो भी इसके लिए तैयारी की गई, जो भी मुझे पढ़ना पड़ा, वो पढ़ने के बाद तो मुझे ये पता चला कि ये काम थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेदारी का है, क्योंकि जिस भी आदमी के लिए हम लड़ते हैं उसको बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। तो वो हमने की और ऊपर वाले की कृपा से उसमें बहुत ही हम सफल हैं। मेरे ज़्यादातर केसेस
मेरे फेवर में फेवर में ही है। डिसाइड होता है। तो एक सबसे बड़ा केस है जिसके बारे में सबको पता है, हाजी इजाई केस। हाँ, इस शहर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस हुए तब जब मैं नौकरी में था। हाँ, तो हाजी इजलाल वाला केस जो है इस शहर का दहला देने वाला वाकये का केस था। हाँ, और उसमें 3 यंग लड़कों का ब्रूटली मर्डर किया गया था। हाँ, और जो करने वाले लोग थे वो एक बहुत ही बड़े रिसोर्सफुल लोग थे। हाजी इजलाल जो यहाँ के पुराने एमपी के दामाद भी थे, मतलब उस फैमिली से थे जो बहुत ही यहाँ की मायनाज फैमिली, यानी कि स्ट्रॉन्ग फैमिली, फाइनेंशियली भी, मसल वाइज भी और पॉलिटिकली भी। तो खैर उसका इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। पहले तो इन्वेस्टिगेशन में मैं उस वक्त यहाँ पे एसपीओ था। तो मैंने उसके बाद में जब ये ट्रायल पे चार्जशीट लगने के बाद केस आया तो मेरे को ही एंडोर्स किया गया। हाँ, तो मैंने इस ट्रायल की जो बेसिक एविडेंस थी वो पेश की। हालांकि उसके बाद जब मैं रिटायर हो गया डिसाइड तो अब हुआ है ये। हाँ, लेकिन इसमें खास बात यही थी कि सभी एक्यूज जो जिंदा बचे थे उन सब की सजा हुई है अभी 1-1.5 साल पहले ही। कितने एक्यूज थे उसमें? एक्चुअली तो इसमें 13 एक्यूज थे, 13। लेकिन 3 लोग जो हैं इस ड्यूरिंग ट्रायल जो है एक्सपायर हो गए थे। ओके। और उनमें से एक लड़का माइनर था तो उसका जुवेनाइल कोर्ट में केस ट्रांसफर हो गया था। और बाकी 8 लोगों को फाइनली 9 लोगों को फाइनली सजा हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है। तो सर कितने साल लग गए ये कन्विक्शन आने में? कन्विक्शन आने में लग गए इसमें 2005 या 6 का ये केस था और ये 20 साल। हाँ, लगभग अभी 2024 में ये डिसाइड हुआ है। तो 19 साल। हाँ, 18 साल तो के करीब। आप समझ ही गए होंगे मैं अगला प्रश्न क्या करने वाली हूँ कि हमारे देश में ये जो जस्टिस है इसमें मिलने में डिले क्यों होता है इतना ज्यादा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी और आम पब्लिक से जुड़ा हुआ ये सवाल है। जी। एक्चुअली सिस्टम जो जुडिशरी का है हम्म। वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होता है। उसमें किसी भी सिस्टम को, किसी भी जज को, किसी भी जूरी को दोनों पक्षों को सुनना पड़ता नहीं है, बल्कि ये है कि दोनों को सुनने के बाद ही हम सही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। जी। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें देरी हो जाती है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। ओके। जैसे एज हमारे पास जितना पेंडिंग वर्क है, जितने कोर्ट्स हैं, उन दोनों का अनुपात प्रॉपर नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे यहाँ कभी हड़ताल हो गई, कभी मौसम खराब हो गया, कभी कुछ होता, उसकी वजह से भी वर्किंग डेज कम है। हाँ। तो उसकी वजह से डिले होता है। ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि एक्यूज साइड जो होती है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि हम आउटसाइड द कोर्ट इस चीज को, क्योंकि हमारा जो सोशल सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्रेशर से गुजरना पड़ता है हर विक्टिम को, हर गवाह को। जी। तो वो उनको विन ओवर करने की कोशिश करता है, वो समाजी प्रेशर भी होता है। ओके। तो इन तमाम रीजन से हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है वो थोड़ा लेट है, जो कि फास्ट होना चाहिए तो हमें और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स उससे मिल सकते हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एक गुनहगार को सजा हुए लेकिन किसी निर्दोष को नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। इस वजह तो से ये जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है, जो हमारा बेसिक वो है जी कि किसी भी वजह से किसी किसी एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ। चाहे 10 गुनहगार छूट जाए। अच्छा। हाँ। तो ये स्प्रिट इसलिए है कि अगर किसी इनोसेंट को हमारी हरीडनेस की वजह से सजा होती है हाँ। तो वो पाप है एक तरह से, मतलब जो काम उसने नहीं किया है उसके लिए सजा मिल रही है। जी। जबकि जिसने गुनाह किया है वो अगर छूट भी जाता है तो वो कहीं ना कहीं फिर क्लचेज में लौके आ जाएगा। जी। इसीलिए कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे लंबे होते हैं। वो इसीलिए कहा जाता है कि वो अगर यहाँ से बच गया क्योंकि वो हैबिचुअली काम करेगा जी। तो वो फिर से पकड़ा जाएगा ही। तो इसलिए है ये सिस्टम। चलो अब इसको छोड़ के रिलीजन वगैरह की तरफ आते हैं, धर्म के बारे में। आप मुझे पता है आर्य समाज से बिलोंग करते हैं। तो आर्य समाज से कैसे एसोसिएशन हुआ आपका और आप क्या समझते हैं आर्य समाज से? कितनी आपकी उसमें निष्ठा है, भावना क्या है?
असल में धर्म बहुत ही एक व्यक्तिगत इशू होता इशू है जी। है। धर्म का मतलब मेरे नज़दीक ये है कि जब से हम पैदा होते हैं तब से एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है हमारे ब्रॉटअप के साथ, और हम उन चीज़ों में जीते हैं, उन्हीं को सुनते हैं, घर में जो हमारी परवरिश होती है उन्हीं के दायरों में होती है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है हमारी साइकोलॉजी जो होती है उस पर फिट हो जाता है। तो उसमें ही हमें प्लेजर मिलता है, हम उसी की तरफ जब सोचते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है, उसी पे हम यकीन करते हैं, उसी से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, उसी से हमें करेज मिलती है, उसी से हमें सेक्रीफाइस करने का जो भी मतलब एक एटीट्यूड होता है वो सब पैदा होता है। तो हमारा जो फैमिली पेडिग्री है, तो हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो इसीलिए उनका नाम था श्री कुंदन लाल आर्य। तो वो आर्य इसलिए लगाते थे क्योंकि वो आर्य समाज फेथ में विश्वास करते थे। उसके बाद में मेरे फादर यानी कि हमारी जो फैमिली थी आगे बढ़ती है तो वो भी इसी फेथ के थे, जबकि हमारे यहाँ घर में जो लेडीज थी वो पौराणिक तरीके से जीती थी, लेकिन कभी हमारे यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा नहीं था कि इस फेथ में डिफरेंस होने की वजह से कोई आपस में भेदभाव नहीं, आपस में कोई डिफरेंसेस हो। अच्छा, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड। हाँ, तो कभी कुछ नहीं हुआ। हमारे घर का माहौल सदैव ही बहुत अच्छा रहा। हमने अपने जीवन में अपनी मदर और फादर के बीच हॉट एक्सचेंज होते हुए नहीं सुना। बहुत अच्छी बात है। बहुत ही मतलब ये बड़ी बातें हैं, वरना उस टाइम में, हाँ उस टाइम में भी जैसे हमारे घर में कभी भी कोई जोर से बोलता ही नहीं, तो आराम से बातें करते हैं सब, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, उसमें कोई सिस्टम मतलब इतना अच्छा है कि वो बहुत ही ठीक रहा। तो आर्य समाज के बारे में जो मेरी अपनी सोच और भावना है वो एक्चुअली क्या है कि पौराणिक काल में हिंदू धर्म जो था, जो वैदिक धर्म था, उसमें बहुत सारी कुरीतियां पैदा हुई। वे कुरीतियां क्या थी? जैसे गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, तो ये कुरीति थी। जो आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी, उन्होंने इन कुरीतियों को दूर किया। तब उन्होंने जो वेदों का अकॉर्डिंग जीने की एक वो दी, वो आर्य समाज कहलाता है। सही बात है। वेदों तो जैसे अब इसमें विधवा विवाह हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी चीज ये थी, मतलब जिसको कहेंगे कि हम बहुत बड़ी ज्यादती थी कि भाई कोई अगर पहले तो शादी 10, 12, 13 साल की उम्र में हो जाती थी, अब उस बच्ची की शादी भी नहीं हुई और वो किसी वजह से विडो हो गई, तो उसे सारे जीवन अकेला ही तन्हा गुजारना पड़ेगा। और उसमें ऐसी ऐसी चीजें थी कि घर में नहीं रह सकती, वो अलग रहती थी, उसका खाना भी अलग बनता था, तो उसके लिए बड़ी प्रताड़नापूर्ण जीवन होता था। अच्छा। आर्य समाज ने इस कुरीति को दूर किया। अच्छा। गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत काम किया। जितने डीएवी कॉलेजेस हैं, हाँ जी, सब के सब जो हैं आर्य समाज की देन है जी। और अब हम आते हैं सती प्रथा। सती थी, यस। सती प्रथा में आप क्या कल्पना कर सकती हैं आज के युग में कि कोई लेडी जिंदा जल जाए या जला दी जाए, कोई प्राणी, हाँ कोई प्राणी नहीं जलना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है, जिंदा तो नहीं, लेकिन हमारी ट्रेडिशंस ऐसी बन गई थी कि वो उनको जलना ही होगा जी। तो ये कुरीतियां थी। तो इस तरह के जो पाखंड थे, लोगों को जो है बहुत सारे ऐसे प्रेत भूत इन उसमें उलझा रखा था, उनसे और दूर। ठग भी थे। हाँ, ठग्स भी होते थे, है ना, उनके नाम पे। ये सारी ठग विद्याएं तो है, ये सब जो पैदा की गई थी जी। उसके पीछे यही तो था कि अपने आर्थिक लाभ के लिए किया जाए। और क्या। और ये अगर देखा जाए तो ये दकियानूसीपन न कि सिर्फ हिंदू धर्म में था, अगर देखा जाए जो जहाँ पे हम क्रिश्चियनिटी को देखते हैं वहाँ भी है, जहाँ पे इस्लाम है वहाँ भी है, जहाँ पे ज्यूज है वहाँ भी है। ये अलग अलग समय में रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा था और आर्य समाज ने इसको दूर किया, तो इसलिए मुझे इसमें बहुत ही इंटरेस्ट रहा और मैं जहाँ कहीं भी पोस्टेड रहा हूँ वहाँ पे मेरा आर्य समाज में काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अभी भी आप आर्य समाज मंदिर? हाँ, मैं अभी भी जाता हूँ, हर संडे को जो है दीवाना गेट आर्य समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपकी ये राय जान के। लोगों को धर्म के नाम पे बहकाया जाता है अभी भी देश में, तो ये मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ये सुने आर्य समाज से और जुड़े लोग और माने जी।
तो आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बात की जाए, हाँ क्यों नहीं, है ना? बिल्कुल। तो आप अपने दादाजी और आपके पिताजी के बारे में कुछ बताइए। वो म्यूजिक कंपोजर थे, पोएट थे, आपने जैसे कि जिक्र पिताजी, किया। हाँ मेरे जो दादाजी थे वो तो असल में बहुत ही वोकल सिंगर थे, बहुत अच्छा गाते थे। अच्छा, सिंगर। तो चरथावल में जो रामलीला वगैरह होती थी स्टेज पे, अच्छा तो उसमें वो म्यूजिक में के साथ गाया करते थे। अच्छा। यानी कि जो प्राउंटिंग होती है, हाँ जो बैकग्राउंड में जो सिंगिंग होती है, हाँ। वो हमारे दादाजी भी करते थे। ओके। लेकिन पिताजी तो ऐसी वर्सेटाइल मतलब पर्सनालिटी कहूँगा कि उनमें क्या गुण नहीं था। अच्छा, हर गुण था। हाँ, सारे गुण ही उनमें थे। जी। और ख़ास बात ये थी कि वो समाजी जीवन जो जीते थे, उनका पूरा जीवन समाज के उत्थान में और डिफरेंट रिलीजन्स की, जिसको मैंने कौमी यकजहती एक वर्ड होता है उर्दू का, ओके। यानी कि सभी कम्युनिटीज को साथ लेकर चलने और आगे बढ़ना, बहुत ये अच्छी उनका बात। शौक था। उन्होंने जो भी उनकी उसमें कांटेक्ट में आए, तो उनका ये शौक था कि समाज के जो लोग हैं, जो दबे कुचले छोटे लोग हैं, उनको अपलिफ्ट किया, माइनॉरिटीज भी, उनको अपलिफ्ट किया जाना चाहिए, जो काम उन्होंने किया। जी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम था। इसलिए उनका हमारे जो चरथावल क्षेत्र के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में, इस लिहाज से कि बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उनका बड़ा सम्मान होता था। सब लोग जानते भी थे और सब पहचान के उनकी इज्जत भी बहुत करते थे। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूटों से जुड़े रहे बहुत ही, उसमें गर्ल्स एजुकेशन पे उन्होंने बहुत काम किया, तो बहुत ही अच्छा उनका वो था। तो जो इनके पिताजी रहे, अंकल के, सर के, उनके ऊपर हम एक पूरा एपिसोड बाद में करेंगे। उनके ऊपर तो एक या दो एपिसोड हो जाएंगे। 2 एपिसोड हो जाएंगे। अभी हमारा फोकस सर के ऊपर ही है। तो सर आगे बढ़ते हैं। आप अपना जो लॉ का एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में कुछ बताइए कि आपके क्लाइंट्स कैसे सेटिस्फाइड रहते हैं। आपने बताया मुझे कभी आपकी कोई डिस्प्यूट्स नहीं हुई। हाँ। और आपका चेम्बर नंबर 13 है। 13 से सब लोग भागते हैं और आपने चेम्बर नंबर 13 ले रखा है, इसका क्या रीजन है? लकी नंबर है आपका? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए ये लकी है। मतलब लोग, मुझे इस बात में हमेशा सोचना पड़ता है कि किसी भी नंबर को बुरा बना देना, हाँ किसी भी दिन को खराब मान लेना जी, किसी भी व्यक्ति को ऐसा सोचना कि ये गलत है, इन सब चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। वेरी मेरे लिए एवरी नंबर इज ए गुड नंबर, एवरी डे इज ए वेरी गुड डे, एवरी मोमेंट विच वी आर लिविंग इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, वो मोमेंट। यस। तो इसलिए मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, ना मुझ पर इसका कोई फ़र्क पड़ता है। और मैं बल्कि ये महसूस करता हूँ, ये मेरी लाइफ में रहा है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारी गाड़ी के एक ड्राइवर थे मिस्टर छतर सेन शर्मा जी, वो गाड़ी को रोक के खड़े हो जाते थे। हाँ। और फिर जो है थोड़ी देर बाद चलते थे। मैंने पूछा, शर्मा जी ये क्या बात है? अरे कहने लगे नहीं नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, काली बिल्ली जो है रास्ता काट गई है, माना कर दिया। तो मैंने तो जब भी मेरे सामने से बिल्ली गुजरी, मैंने और तेज गाड़ी इसलिए चलाई कि देखता हूँ ये क्या करती है। हाँ। खैर कभी मरी तो नहीं वो, लेकिन जो है मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मेरे को ये लगा कि भाई ये सब चीज़ें वैसी ही हैं, कोई मान नहीं। इसीलिए जैसे 13 नंबर है, हाँ। जब से मैं 13 नंबर चैम्बर में काम कर रहा हूँ, मैं तो खूब ही काम करता हूँ, खूब काम आता है। हाँ। और खूब कामयाबी मिलती है। वो तो मैं उसको बुरा कैसे मानूं? नहीं मान तो सकते। इसलिए लकी नंबर है आपके लिए तो बहुत ज्यादा। तो इसलिए मेरे लिए तो हर दिन अच्छा, हर नंबर अच्छा। और हमारा पूरा फैमिली, एक्चुअली फादर ने हम बच्चों को, हम 6 भाई बहन हैं। अच्छा। उन 6 भाई बहनों को जो हायर एजुकेशन दिलवाई, मतलब तब से आप ये समझ सकते हैं। हाँ, कि मैं क्लास 9th में हॉस्टल में चला गया। हाँ। मुझसे बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने PhD किया न्यूक्लियर मेडिसिन से। न्यूक्लियर मेडिसिन? और वो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से किया। न्यूक्लियर मेडिसिन मतलब दिमाग के लिए कुछ? नहीं, न्यूक्लियर मेडिसिन एक बायोकेमिस्ट्री की एक हायर वो है, ब्रांच। हाँ, जो बहुत ही रेयरली अवेलेबल होती है। ओके। तो उन्होंने अपना PhD किया उसमें और एम्स से किया। और उसके बाद में तमाम उम्र उनके लिए वहीं पे वो एम्प्लॉय रही और वहीं से रिटायर हुई। अच्छा।
मेरे से छोटी सिस्टर है, उसने एनसीईआरटी से एजुकेशन में पीएचडी किया। वाह। थर्ड सिस्टर है मेरी, सबसे छोटी जो सिस्टर है, उसने एमफिल लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है इसकी संस्कृत की, उसने संस्कृत से किया। तो सब डॉक्टर्स हैं। मेरे दो छोटे ब्रदर्स हैं, उन्होंने भी अपना कोर्स जो किया वो डॉक्टरी का किया, मतलब इससे किया यूनानी मेडिसिन से, और वो मेडिसिन के बिजनेस में है। तो मैं अपने फादर की इस बात को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने उस दौर में भी लड़कियों तक को हॉस्टल में रख के पढ़ाया और हायर एजुकेशन भी। हम लोग 4 बहन भाई तो एट ए टाइम हॉस्टल में ही पढ़ते थे, जो कि बड़ी बात है, क्योंकि वो भी काफी एजुकेटेड थे और अपलिफ्टमेंट में, मतलब विमेन एम्पावरमेंट में मानते थे, तो उनकी सोच ही बहुत अलग रही होगी। हाँ, बहुत अच्छी सोच थी, मतलब बहुत पॉजिटिव थी। पेरेंटिंग का तो फर्क पड़ता ही है बच्चों पे। बिल्कुल। आपके खुद के 3 बेटे हैं, हाँ, तो आपकी पेरेंटिंग का भी फर्क उन पे पड़ता हुआ दिखता है। हाँ, तो आप कोई किस्सा अगर बताना चाहे उनसे। मैं बच्चों के मामले में ये बता सकता हूँ कि मेरे 3 बेटे हैं और तीनों बच्चे अपने आप में बहुत ही अच्छे और कामयाब हैं। उनकी कामयाबी का तो मैं बस यही बता सकता हूँ कि जिस दिन उनकी एजुकेशन पूरी हुई, नेक्स्ट डे वो अपने एम्प्लॉयमेंट पे थे, नेक्स्ट डे। यस। तो इसलिए एक दिन का भी गैप नहीं। ओके। दूसरी चीज मैंने जो किया है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई इसे इंजीनियर बनाना है और मैंने इसको डॉक्टर बना दिया, ये कर दिया। मैंने कभी भी अपने बच्चों पे अपनी चॉइस का थोपा नहीं है। तो मैंने उनको कहा भाई देखो ऐसा है, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ो, जो करना है आप कीजिए, जितना पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और सिर्फ मेरी जो चाहत है वो ये है कि एक अच्छा इंसान बनिए, बस। तो मैंने सिर्फ उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रयास जरूर किया, बाकी मेरा कोई प्रयास नहीं। उनकी अपनी एबिलिटीज, उनकी अपनी चॉइस, उनका अपना पैशन जो उन्होंने किया, और वो हैं, दे आर एट वेरी वेरी गुड स्टेट एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल इन देयर लाइफ। जी, तो आपकी पेरेंटिंग सक्सेसफुल रही, आपको पूरा लगता है? हाँ, मुझे तो सेटिस्फाइड? हाँ, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। वेरी। तो हाउ आर यू एंजॉयिंग योर रिटायर्ड लाइफ, मतलब एज अ लॉयर और घर पे भी, दोनों का बताइए। देखिए ऐसा है कि मतलब मैंने सुना है आपको हारमोनियम बजाने का बहुत शौक है, आवाजें भी आती है हारमोनियम की, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए मेरा जो है जीने का जो तरीका है, उसमें सभी का कोऑपरेशन तो होता ही है, ऐसा तो है नहीं कि अकेला आदमी सब कुछ कर पाता है। तो उसमें सब लोगों के कोऑपरेशन से मैं बिल्कुल मस्त जीवन जीता हूँ। मेरे को कोई परेशानी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चे अपना सेटल्ड हैं, एक हमारे साथ है, दोनों बाहर हैं। अब जो अपना काम मैंने किया इसमें भी मुझे क्योंकि सफलता मिलती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। कचहरी में जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग बहुत इज्जत से पेश आते हैं, सभी एडवोकेट्स बहुत रिगार्ड करते हैं, जो उनसे बड़े हैं हम उनकी रिगार्ड करते हैं, और सभी जजेस वगैरह से भी अच्छे संबंध, बीइंग ए गुड लॉयर हैं। अब कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। हाँ। अब म्यूजिक सीखना हमारा एक शौक था। अच्छा जी। अब उसके लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। हाँ, पढ़ते रहे, कंपटीशन की तैयारी करते रहे, बनना डॉक्टर चाहते थे, बन एडवोकेट गए, लेकिन बन गए। अब आया रिटायरमेंट के बाद ये शौक कि अपने शौक तो पूरे करो भाई। इसलिए मैंने अब आके रिटायरमेंट के भी 10 साल बाद लगभग मैंने अब अपना एक शौक जो मेरा था वो हारमोनियम सीखने का, वो मैंने शुरू कर रखा है। अच्छा। तो मैं उसी का रियाज करता हूँ और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। धीरे अभी धीरे। मैं कोई इसका एक्सपर्ट तो हुआ नहीं हूँ, लेकिन हाँ बजाना सीख गया। सीख गए। चलो, गाड़ी मतलब पटरी पे चढ़ गई। हाँ, चलो स्पीड भी पकड़ ही लेगी। हाँ, चलना तो है ही। हाँ। चलती का नाम जिंदगी। बिल्कुल। तो आप यंग बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लॉ की तरफ आ रहे, क्या क्या रास्ते हैं उनके लिए? देखिए पहले के मुकाबले अब हर चीज का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं,
इसलिए लॉ में भी जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो इतने आ गए हैं। पहले जो लॉ होता था वह 2-3 तरह का जानता है हर आदमी। हाँ ये सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया या रेवेन्यू लॉ हो गया। जी ठीक है। लेकिन अब हम जो अलग अलग ब्रांचेस में कर रहे हैं कि जैसे इंटरनेशनल लॉ है, हाँ जैसे आर्बिट्रेशन वगैरह का जो है, कॉम्पिटिशन लॉ है, और कॉर्पोरेट कॉरपोरेट लॉ है, उसमें एक सीरीज है पूरी की पूरी। तो वो स्कोप्स खुल रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जी और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसकी बहुत ज्यादा मांग है। हाँ डिमांड है। हाँ बहुत ज्यादा डिमांड है और बच्चे कर भी बहुत अच्छा रहे हैं। मतलब अगर हम इस प्रोफेशन में देखें तो जो आज बच्चे आ रहे हैं वो काफी शाइनिंग और काफी शार्प और बड़े मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी तो लॉ का स्कोप बहुत है। हाँ और वैसे तो हर जगह पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे एमबीए साइड है। हाँ तो एमबीए मतलब बहुत ही अच्छा वो है जिसके लिए बच्चों को इतना स्कोप मिलता है हायर लेवल पे, जो बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो यंग लॉयर्स भी और यंग बच्चों के लिए यही कहूँगा कि जिस चीज़ का आपको शौक हो आप उस तरह के एजुकेशन को ऑप्ट करें। जी आपको तभी थकन भी नहीं होगी, आपको सफलता मिलेगी तो खुशी होगी, तो आपका जीवन जो है पूरी तरीके से सेटिस्फैक्ट्री उसमें चलेगा मोड में। बहुत अच्छा कहा आपने। मतलब एक अगर हम आपकी लाइफ से कुछ टेक अवे या कुछ ऐसा ले तो वो क्या होगा, वो देना चाहेंगे आप? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि आप कुछ हमारी ऑडियंस को बताओ कि आपने क्या सीखा जिंदगी में। देखिए बहुत सारी, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक दो कोई बात, एक दो चीज मैं बड़े उसमें एक दो लाइनों में कहता हूँ। जी हर किसी शख्स को प्रेमी हो मयस्सर साया, घर के बाहर भी कोई पेड़ लगाया जाए। ये जो हमारा जीवन है जी ये सिर्फ हमारी काबिलियत नहीं है। ये हमारे आसपास की मिट्टी, हवा, लोग, उन सब की भी देन है जी। तो इसलिए हमें इस समाज के लिए ऐसा सोचना चाहिए कि ये जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि और भी है। इसीलिए हम दूसरों को साया देने के लिए घर के बाहर भी पेड़ लगाएं, जिसका लाभ औरों को भी मिले। और दूसरी एक कंटिन्यूएशन में आप आगे बढ़ते रहिए, जिसके लिए मैं 2 लाइनें कहूँगा। ये दोनों शेर मेरे फादर के लिखे हुए हैं। अच्छा। मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। अच्छा। मुसलसल कहते हैं कंटिन्यूस को। अच्छा। मेरी जिंदगी एक कंटिन्यूस सफर है। हाँ। तो सफर करते करते हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। हाँ। तो यहाँ एंड नहीं होना। हाँ। जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी, आगे फिर आगे कर दिया, मैंने रास्ता तय कर दिया। अरे वाह, बहुत तो इस तरह आप आगे बढ़ते रहिए जी। और जीवन में नई ऊंचाइयों को पाएंगे और यही आपका सफलता होगी, जिससे आप संतुष्ट रहेंगे। आप हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते रहेंगे। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर अरे कमिंग टू थैंक यू माय शिवांगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हारा पॉडकास्ट जो है काफी पॉपुलर भी होता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कई लोगों को तुमने यहाँ पे ढूंढ निकाला, जो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। जी खैर मुझे भी इस काबिल समझा रही है, मौका दिया, मुझे अच्छा लग रहा है। जी। और फिर लेकिन ये अभी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। सर के साथ हम और भी बातें करेंगे, पिताजी के बारे में इनके और जानेंगे।